मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कुंडली देखने का सरल तरीका क्या हो सकता है वो विषय लेकर के आई हूँ। मैं इससे पहले एक एपिसोड में कुंडली देखने का तरीका समझा चुकी हूँ, परंतु फिर भी मेरे पास फोन आए और लोगों की ये इच्छा है कि बताएं कुंडली देखने का सरल से सरल तरीका क्या हो सकता है जिसको ज्योतिष की ABCD यानी कुछ भी नहीं आता वो भी कुंडली देख सके। तो आइए आज मैंने वही प्रयास किया है। मैं कुंडली देखने का सरल तरीका आपको बताने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, राशियां 12 होती हैं। पहली राशि मेष होती है, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन राशि। अब इनके स्वामी समझ लीजिए। मेष का स्वामी मंगल होता है और वृष का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन का स्वामी बुध होता है, कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है, सिंह का स्वामी सूर्य होता है, कन्या का स्वामी बुध होता है, तुला का स्वामी शुक्र होता है, वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, धनु का स्वामी गुरु होता है, मकर का स्वामी शनि होता है और कुंभ का फिर से स्वामी शनि और मीन का स्वामी गुरु होता है। इस प्रकार 12 राशियां हो गई और उनके 9 ग्रह स्वामी बने। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है और बाकी जो ग्रह हैं उनके पास 2-2 राशियां हैं। इस प्रकार 9 ग्रह और 12 राशि उसके स्वामी बनती हैं। अब ग्रह 9 हैं, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। ग्रह 9 होते हैं। पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा बृहस्पति, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु और 9वां केतु है। अब आपको ग्रहों के बारे में पता चल गया कि ग्रह 9 हैं और राशियों के बारे में पता चल गया राशियां 12 हैं। अब हम आपको कुंडली का एक मुख्य भाग जो कुंडली का चक्र है वो समझाने जा रहे हैं। देखिए, कुंडली का ये पहला घर होता है, ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर होता है, ये तीसरा घर होता है, ये चौथा घर होता है, ये पांचवा घर, ये छठा घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये 9वां घर, ये 10वां घर, ये 11वां और 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 घर हैं और इसमें जो गिनती लिखी होती है वही उसकी राशि होती है। यानी एक लिखा है तो यहाँ इसके स्वामी मेष राशि हुई और मेष का स्वामी मंगल हुआ, और जहाँ पे 2 लिखा है उसकी स्वामी वृष राशि हुई और उसका मालिक शुक्र हुआ, और जहाँ 3 लिखा है वहां पर उसकी स्वामी मिथुन राशि हुई और उसका मालिक बुध हुआ। इसी प्रकार 12 घर की 12 राशियां स्वामिनी हैं और उनके 9 ग्रह मालिक हैं। पहले घर से हम पर्सनालिटी को देखते हैं, दूसरे घर से परिवार को देखते हैं, धन को देखते हैं, वाणी को देखते हैं, तीसरे घर से हम पराक्रम को देखते हैं, भाई बंधुओं को देखते हैं, मित्रों को देखते हैं, चौथे घर से हम सुख को देखते हैं, माता को देखते हैं और वाहन को देखते हैं, और 5वें घर से हम विद्या को देखते हैं, बुद्धि को देखते हैं और प्रेम को देखते हैं और शिक्षा को देखते हैं। 5वां घर हमारे विद्या बुद्धि का होता है। छठे घर से हम जॉब को देखते हैं यानी नौकरी को देखते हैं और छठा घर हमारे शत्रुओं का भी होता है। 7वें घर से हम विवाह को देखते हैं और ये हमारे जॉब डेली वेजेस का और व्यापार का भी घर होता है। 8वें घर से हम शत्रुओं को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं, मुसीबतों को देखते हैं और इंश्योरेंस इत्यादि और गुप्त रहस्य खजाने इत्यादि को देखते हैं। 9वें घर से हम भाग्य को देखते हैं और पिता को देखते हैं, पौत्र इत्यादि को देखते हैं, और 10वें घर से हम जॉब को यानी काम को देखते हैं, यहाँ से भी पिता का विचार किया जाता है, और 11वें घर से हम लाभ को देखते हैं। ये 11वां घर है और इससे हम लाभ देखते हैं, और ये 12वां घर है, इससे हम खर्च को देखते हैं। इस प्रकार से कुंडली के 12 घरों का अलग अलग फल है और अलग अलग तरीके से हम उसका देखते और समझते हैं, परंतु है बहुत सरल। हर घर का अपना मतलब है और उससे उसका फल या कार्य देखा जाता है। आगे और चलें, ग्रहों का हम आपको बल बता दें। हर ग्रह का एक बल भी होता है। देखिए, बल अंशों में मापा जाता है। 0 से 6 अंश तक अगर हमारा ग्रह होता है
तो ये 25% फल देता है। अगर 6 से 12 अंश तक होता है तो 50% फल देता है। यही 12 से 18 अंशों में होता है तो 100% फल देता है। यानी इस अवस्था में 12 से 18 अंश या डिग्री पे हमारा ग्रह है तो हमें फल 100% मिलेगा। फिर अगर हमारा बल घटना शुरू हुआ यानी 18 से 24 हुआ तो 50% हो जाएगा, और फिर 24 से 30 हुआ तो 25% रह जाएगा। अब इसके बाद और समझिए, अगर ग्रह बल बहुत कमजोर है यानी 0 से 2 ही अंश के ग्रह का बल है और फिर आखिर में 29 से 30 ही अंश बल है तो शून्य फल होगा। यानी बिना ग्रह के बल के फल नहीं होता। ग्रह बैठा होने से मात्र काम नहीं चलेगा, ग्रह का बल भी देखा जाता है। ग्रह में शक्ति यानी ताकत कितनी है, कितने अंशों का ग्रह पे बल है, उस हिसाब से फल होता है। अब एक और चीज आइए देखें, ये मित्र और शत्रु है। देखिए मित्र और शत्रु कैसे समझते हैं। ग्रहों के 2 ग्रुप हैं, एक में सूर्य चंद्र बृहस्पति और मंगल आते हैं और एक में शुक्र शनि राहु केतु आते हैं। बुध बीच में रहते हैं। इधर उसका सूर्य और बृहस्पति के साथ में मैत्री है, जहां की मैंने एरो बनाए हुए हैं, और चंद्रमा और मंगल के साथ उसकी मैत्री नहीं है, वहां मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। शुक्र शनि राहु केतु के साथ इसकी पूर्ण मैत्री है, इसलिए मैंने टिक लगाया है कि इसके साथ इसके संबंध अच्छे हैं। अब आप समझ गए कि मित्र और शत्रु क्या होते हैं। जहां पर 9 ग्रह हैं तो 9 के 9 आपस में मित्र तो है नहीं, तो जब 9 के 9 ग्रह आपस में मित्र नहीं तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि कौन ग्रह शत्रु हैं और कौन ग्रह मित्र हैं। अब इसके अतिरिक्त और भी कुछ चीजें होती हैं जो जानने योग्य हैं, जिससे आप कुंडली देखने में और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे ग्रहों का राशि परिवर्तन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है। अगर 7 पे मंगल बैठ जाए और 1 पे शुक्र बैठ जाए तो ये क्या हुआ, इन दोनों ने अपना आपस में घर परिवर्तित कर लिया। इस राशि परिवर्तन का फल अलग होगा पर फल शुभ ही होगा। इसके अतिरिक्त एक बात आती है विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग किसे कहते हैं, जो 6, 8, 12 यानी मुख्य कुंडली में समझिए ये 6ठा घर, ये 8वां घर, ये 12वां घर। अगर ग्रह यहाँ बैठते हैं और वही ग्रह 6, 8, 12 के मालिक भी होते हैं, जैसे माना कि सूर्य 8वें घर में बैठा है और इसी में अगर 5 नंबर का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि ग्रह जो है यहाँ पर सूर्य बैठा है और यहाँ 5 का अंक है और सूर्य भी यहाँ लिखा है, तो क्या हुआ, सूर्य 8वें घर का मालिक बन गया। इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। इसमें सूर्य का फल 100% मिलेगा। जब उसकी महादशा चलेगी फल खराब फल नहीं होगा। वैसे तो कहते हैं कि जब 6, 8, 12 की महादशा चलती है तो फल खराब मिलते हैं, पर विपरीत राजयोग शब्द का मीनिंग यही होता है कि जब वो 6, 8, 12 में जाए और उसकी महादशा चले तो वो फल खराब नहीं देता वरन अपना पूर्ण फल देता है। ये 6, 8, 12 में ग्रह का जानना हुआ। अब ग्रहों की युति समझिए। ग्रहों की युति का मतलब ये है कि 2 ग्रह जो एक साथ बैठते हैं, जैसे शुक्र और मंगल एक साथ बैठे, सूर्य और बुध एक साथ बैठे, शनि और राहु एक साथ बैठे। कहने का तात्पर्य कुंडली में 2 ग्रह एक साथ या 3 ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो इन्हें ग्रहों की युतियां कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त एक प्रतियुति भी होती है, जैसे 1 ऊपर लिखा है और 7 नीचे लिखा है। अब शुक्र ऊपर बैठा है और मंगल नीचे बैठा है, यानी ये दोनों ऊपर नीचे बैठ करके एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे ये 1 और ये 7 है, यहाँ पे अगर शुक्र लिखा है वहां मंगल लिखा है, चाहे ऑर्डर से है चाहे ऊपर नीचे घर बदले हुए हैं, परंतु दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, इसको प्रतियुति कहते हैं। इसके अतिरिक्त महादशाएं होती हैं। महादशाओं को जिस समय हमारा जन्म होता है, जो नक्षत्र में हम जन्म लेते हैं उसी नक्षत्र से महादशा का प्रारंभ होता है। जैसे कि हमारा जन्म, अगर नक्षत्रों के बारे में अभी मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ाया, नक्षत्र में आगे पढ़ाऊंगी, परंतु अगर किसी का, आपने नक्षत्रों के बारे में सुना तो होगा ही, अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो फिर अश्विनी का मालिक, मेष का मालिक मंगल होता है, तो उसकी महादशा उस हिसाब से चलेगी। अगर
किसी ने भरणी में लिया है तो भरणी का मालिक शुक्र होता है, तो उसकी महादशा उस प्रकार से चलेगी। अगर इसी प्रकार से किसी ने उसके बाद के नक्षत्रों में जन्म लिया है, जैसे किसी ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है, तो उसकी महादशा चंद्रमा की होगी। इसी प्रकार के 27 नक्षत्र हैं और सबकी महादशाएं के ग्रह बटे हुए हैं कि जिस नक्षत्र में हम जन्म लेंगे उसे उसकी एक महादशा प्रारंभ होगी। ये एक जब कुंडली बनाई जाती है उसमें महादशा का भी कालम स्पष्ट बना होता है कि जन्म के समय कौन सी ग्रह की महादशा थी और उसके बाद किसकी चलेगी। उसी क्रम में महादशाओं का चलन चलता रहता है। एक महादशा जाती है और दूसरी महादशा आ जाती। मैंने यहाँ पर महादशा को भी आपको थोड़े सा समझा दिया। फिर एक महादशा चलेगी। अब महादशा का क्या महात्म्य है? महादशा का महात्म्य ये है कि जिस समय हमारी महादशा जिस ग्रह की चलती है वो ग्रह उस समय प्रमुख हो जाता है। अगर वो ग्रह हमारे लगन का स्वामी है तो वो लग्नेश की महादशा हो जाती है। चौथे घर का स्वामी है तो चतुर्थेश की हो जाती है। सातवें घर का स्वामी है तो सप्तमेश की हो जाती है। और 10वें घर का स्वामी है तो 10वीं की है। और इसी प्रकार से 6, 8, 12 का स्वामी है तो उनकी महादशा कहलाती है। अभी जो मैंने विपरीत राजयोग की बात करी वो 6, 8, 12 के स्वामियों की अगर महादशा चलती है और वो वहीं बैठे हैं तब विपरीत राजयोग लगता है। इस प्रकार से अभी आप इतना ही समझें कि कुंडली देखने के लिए कुछ बेसिक बातें ये थी जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको कुंडली देखने की बेसिक बातें समझ में आ जाती हैं तो फिर जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो स्पष्ट होते चले जाते हैं और फिर कुछ भी मुश्किलें नहीं आती। ये कुंडली देखने का सबसे सरल तरीका है जिसमें कुंडली के 12 घरों का अलग अलग फल और उनका स्वामित्व और उनके अंश और उनके मित्र और उनके शत्रु और विपरीत राजयोग, ग्रहों की युति और महादशा इत्यादि के बारे में मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि इससे अधिक सरल और क्या हो सकता है। आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर हुआ होगा और आगे जिनकी ये जिज्ञासा थी कि कुंडली देखने का बहुत ही सरल तरीका बताएं, उनके लिए तो ये बहुत अधिक फायदेमंद होगा। मैं आऊंगी फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए